हेलो, मैं संजय विश्वास आप सबका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम 12th क्लास के ऐसे सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे 100 में से 100 स्कोर करना। आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, लिखा है मिशन 100 आउट ऑफ 100। तो हम बिल्कुल 12th क्लास की वही सीरीज पढ़ेंगे कि 100 में से 100 बच्चा कैसे स्कोर कर सकता है, 100 में से बच्चा 98 कैसे स्कोर कर सकता है। क्योंकि 100 में से 100 स्कोर करने के लिए, 100 में से 98 स्कोर करने के लिए बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चा बहुत ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट पे उसकी कमांड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पे उसकी पकड़ होनी चाहिए। तो आप जुड़िए मेरे साथ, फिर आप देखेंगे कि क्या आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस कर पाए, क्या आप अपने कॉन्सेप्ट पे कमांड कर पाए। और अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़े ही ईजी वे से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, if we associate each element of A to a unique element of B by some rule, then the rule is called function. Okay, let me make you understand the meaning of this entire statement. A and B are two non-empty set. देखिए, जो पहला जो लाइन है A and B are two non-empty sets में हम कोई दो सेट्स लेंगे जो नॉन एम्प्टी होंगे। नॉन एम्प्टी का मतलब है भैया जो दो सेट लेंगे उसमें एटलीस्ट एक नया एलिमेंट जरूर होगा। If we associate each element of A, देखिए हमें each element of A to a unique element of B। अच्छा, मैंने आपसे पूछा A के साथ क्या कंडीशन है, आप कहेंगे सर each element of A किस, और B के साथ क्या कंडीशन है, to a unique element of B। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम each element of A to a unique element of B ऐड करते हैं by some rule, then the rule itself is called function। ठीक है, अब समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी सी डी, 1 2 3 4 then 5। Let me write down one more example to make you understand. A and B, A B C D, 1 2 3 4 and then 5। देखिए, सबसे पहले आपको क्या कहा गया कि ईच एलिमेंट की कंडीशन किसके साथ है, बताइए। ए के साथ है कि बी के साथ है? ईच एलिमेंट की कंडीशन। तो आप देखेंगे कि ईच एलिमेंट की जो कंडीशन है वो सिर्फ ए के साथ है। इतनी सी बात समझ पाए। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी कि यूनिक एलिमेंट की कंडीशन किसके साथ है, यूनिक एलिमेंट की कंडीशन किसके साथ है। आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल है, ये तो यूनिक एलिमेंट की कंडीशन बी के साथ है और ईच एलिमेंट की जो कंडीशन है वो आपकी ए के साथ है। तो देखिए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब भी हम एलिमेंट्स लेंगे ईच एलिमेंट ऑफ ए पे टारगेट करना है और बी पे किसको टारगेट करना है, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी पे टारगेट करना है। मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल्स के तो आप बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, जैसे ए एसोसिएट हुआ 1 के साथ, बी एसोसिएट हुआ 2 के साथ, सी एसोसिएट हुआ 3 के साथ, डी एसोसिएट हुआ 4 के साथ। यहाँ पे देखिए, ए एसोसिएट्स विद 1, बी एसोसिएट्स विद 2, सी एसोसिएट विद 3। अच्छा, मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, विच आउट ऑफ द टू इज अ फंक्शन एंड विच वन इज नॉट अ फंक्शन। ओके, देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए, देखिए ये तो होगी देखिए बुक की लैंग्वेज जो मैंने आपको लिखवाई। थोड़ा इसको अगर हम अपने लैंग्वेज में समझे कि भैया ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ ए यानी ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। मीनिंग ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। अगर ए का कोई भी एलिमेंट खाली बच गया तो क्या आप मुझे बताइए ये ईच एलिमेंट ऑफ ए की कंडीशन को फुलफिल करेगा? नहीं करेगा। तो कहने का मतलब पहला कंडीशन हम समझ पाए, फंक्शन होने के लिए ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। बताइए, इतनी सी बात समझ पाए? क्या ए में कोई भी एलिमेंट खाली बचा? नहीं बचा, तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये फंक्शन होगा, आप कहेंगे सर फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा बताइए। क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। देखिए यहाँ पे आपको बताएगा कि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखिए आप ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि डी किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं हुआ, यानी ए में डी खाली रह गया। और आपको बताया गया कि जब ए में कोई भी एलिमेंट खाली रह जाए, तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। बताइए, इतनी सी बात समझ पाए कि फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होगा, कि फंक्शन होने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होना चाहिए कि ए में भैया कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे।
इतनी सी बात आप समझ पाए। अभी तो हमने पढ़ा देखिए ईच एलिमेंट ऑफ ए का कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम सीखेंगे यूनिक एलिमेंट ऑफ बी क्या कहना चाहता है हमसे, ठीक है। इतने से वीडियो को पॉज कर इसे नोट करिए, अब हम सीखते हैं कि हमसे बी क्या कहना चाह रहा है। देखिए इतनी सी बात हम समझ पाए। इतनी सी बात से देखिए हमसे क्या कहा गया कि ईच एलिमेंट ऑफ ए का कॉन्सेप्ट, ईच एलिमेंट ऑफ ए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। लेट मी राइट डाउन एग्जांपल नंबर 3। दिस इज ए बी सी डी 1 2 3 4 एंड देन 5। अच्छा मैंने आपसे कहा देखिए ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, लेकिन मैंने खाली ना बचने वाली बात बी में तो नहीं कही भैया ये बात, यानी बी में एलिमेंट खाली बच सकता है लेकिन ए में एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचे, तभी तो वो ईच एलिमेंट ऑफ ए की कंडीशन को फुलफिल करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया क्या ये फंक्शन होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें तो ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा लेकिन बी में खाली बचा है। तो भैया मैंने कब कहा कि बी में एलिमेंट खाली नहीं बच सकता, क्योंकि ईच कंडीशन ऑफ ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए की कंडीशन तो सिर्फ ए के साथ है, यानी ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। बी में ऐसी कोई बात नहीं है, बी में भले ही खाली बच जाए उससे मतलब नहीं, हमें किससे मतलब ए में खाली नहीं बचना चाहिए कि ए में खाली बचा नहीं बचा तो ये बिल्कुल फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट मी राइट डाउन वन मोर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। This is A and this is B added by some rule F, and this is A B C D. Here is 1 2 3 4 5. A associates हुआ 1 के साथ, B हुआ 3 के साथ, B associates with 3, C हुआ 2 के साथ, and then again C goes with 4 and D with 5. अब देखिए, अब समझिएगा। पहला कंडीशन कि ए के हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होने चाहिए, यानी ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। तो आप मुझे बताइए क्या ए में कोई भी एलिमेंट खाली बचा? नहीं, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा। पहली कंडीशन फुलफिल, पहली कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अब देखिए यूनिक का क्या मतलब होता है? यूनिक का मतलब होता है एक और सिर्फ एक ही होता है। तो आप मुझे बताइए यूनिक की कंडीशन ए के साथ है कि बी के साथ है? बी के साथ है। तो बी के एक यूनिक का कॉन्सेप्ट जब हम अप्लाई करेंगे, यानी ए का एक एलिमेंट, ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सी, देखिए ए का एक एलिमेंट सी ऐसा है जो बी के दो एलिमेंट, दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ जा रहा है, तो ये यूनिक का हुआ। और बी के साथ तो यूनिक की कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो अगर सी 2 के साथ भी जा रहा है, सी 4 के साथ भी जा रहा है, तो एक एलिमेंट यूनिक के साथ जाना चाहिए, यानी एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही के साथ जाना चाहिए। तो क्या यहाँ पे एक एलिमेंट एक के साथ जा रहा है? नहीं, एक एलिमेंट एक के साथ नहीं जा रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, इस चीज को अगर और भी हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, और भी सिंपल लैंग्वेज में कहें कि भैया ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ नहीं जा सकता है। क्यों? अगर ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ जाएगा तो भाई यूनिक कहाँ हुआ? क्योंकि यूनिक जो क्वांटिटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जाना चाहिए। तो क्या ये फंक्शन होगा? नहीं, ये आपका यूनिक एलिमेंट के साथ नहीं गया। यानी कि देखिए बार बार समझिए, फिर से समझिए एक बार कि ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि वो यूनिक नहीं होगा फिर। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, आप मुझे बताइए क्या ये फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं होगा। एग्जांपल नंबर 5। Example number 5, this is a to b added by function f. This is a b c d 1 2 3 4 and then 5. A goes with 2, b with 2 and then b with 4, c with d with 5. क्या आप मुझे बताइए फंक्शन होगा? आप कहेंगे सर ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट भले ही एसोसिएटेड हो, बट बी एक ऐसा एलिमेंट है ए का जो बी के दो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएट्स हो, यानी बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। और वैसे भी हमें पता है कि ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता है। तो देखिए ए का एक एलिमेंट बी ऐसा है जो इस बी के दो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो क्या ये फंक्शन होगा? ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब इतनी सी बात आप समझ पाए? अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो इसे पॉज करके वीडियो को नोट करिए। मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ। हालांकि इसके बाद भी कोई अगर प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर दूंगा, क्योंकि मैं आपके लिए पूरे एनसीईआरटी के हर एक A to Z सारे क्वेश्चंस कराऊंगा।
अगर कोई बच्चा लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन नहीं जा पा रहा, बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं सारे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, पूरे 100% कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा कि अगर बच्चा पढ़े, मेरे कॉन्सेप्ट को देखे, 100 में 100 नंबर्स के 101% आएंगे। चलिए आगे बढ़ते, देखिए मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, A goes with 1, B associates with 2, then C with again 2, D with 3। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये फंक्शन होगा। अच्छा, एक एग्जांपल में और लिखता हूं, एक एग्जांपल में और लिख रहा हूं, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6 7, A with 2, B with 2, C with 2, D with 3, E with 4। एक एग्जांपल और लिखता हूं, बहुत अच्छे समझिएगा। यही चीज अगर आप एक बार समझ पाए, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, आपको इस चैप्टर में 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही सिंपल वे में हम समझेंगे इस चैप्टर को, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे इस चैप्टर को। देखिए, अब हमने 3 एग्जाम्पल लिखे, तीनों में एक डिफरेंस देखेंगे, फिर तीनों में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पहला जो हमारा सेट है, क्या ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा, पहली कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाइड है। ओके, इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ ए वाली। ये भी ईच एलिमेंट ऑफ ए वाली कंडीशन को देके सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए, अब हमें देखना है कि भैया इनमें से कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। चलिए देखते हैं। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे क्या कहा कि ए का कोई भी एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट के साथ नहीं जा सकता, कि बी का एलिमेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए, ए का एलिमेंट नहीं, बी का एलिमेंट यूनिक होना चाहिए। लेकिन ए का 2 एलिमेंट तो बी के एक एलिमेंट के साथ जा सकता है, क्योंकि हमने बी के साथ तो हमेशा एक की बात करी है ना। ए का एक एलिमेंट, फिर समझे मेरी बात को, ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट के साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि बी का एलिमेंट यूनिक होना चाहिए ना। बी का एलिमेंट कैसा होना चाहिए, यूनिक, यानी बी का एलिमेंट हमेशा एक ही होना चाहिए। जबकि ए का 2 एलिमेंट, ए के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स बी के एक एलिमेंट के साथ जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि अब भी तो बी के एक ही एलिमेंट की बात चल रही है। तो इतनी सी बात आप समझ पाए, 2 कंडीशन होती है फंक्शन होने के लिए, ए में कोई भी एलिमेंट खाली ना बचे, भले बी में खाली बच जाए। दूसरी, ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट के साथ नहीं जा सकता, जबकि ए के 2 एलिमेंट्स बी के एक एलिमेंट के साथ जा सकता है। ए के 2 एलिमेंट्स बी के एक एलिमेंट के साथ जा सकता है। ए के 2 एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्या ये फंक्शन होगा, आप कहेंगे सर अच्छा अब तो ये फंक्शन हो जाएगा। क्या ये फंक्शन होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ए के 2 एलिमेंट्स बी के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कैन एसोसिएट टू अ सिंगल एलिमेंट टू द सेम एलिमेंट ऑफ बी। देखिए, ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स बी के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहे, बिल्कुल ठीक है। ए में कोई खाली भी नहीं बचा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए, ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता है। वही कंडीशन हो रही है, देखिए, ए का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो, यानी ये यूनिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। इतनी सी बात समझ पाए, ये तीसरा वाला फंक्शन नहीं होगा, जबकि स्टार्टिंग के दोनों फंक्शन हो जाएंगे। चलिए इस वीडियो को पॉज करके आप यहां तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ देखिए आप लोगों को अगर ऐसे दिया जाए तो आप बता देंगे कि कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन सा नहीं होगा, क्योंकि हम जो देखिए तो डिटेल में पढ़ने वाले, पूरे हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसमें से आपको एक चीज़ मुझे वेरीफाई करके दिखानी होगी। मैं आपको एक चीज़ वेरीफाई करके दिखाऊंगा। ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए देखा ये गया है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बच्चा बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, 1-2 क्वेश्चन से फेस करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डिटेल में पूछ ले जाते हैं, बच्चा फिर कौन सी बुक पढ़ूँ, कौन से ओसवाल की पढ़ूँ, एग्जाम आइडिया पढ़ूँ, इन सब चक्कर में पड़ता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट का उसे करिए, आपको ये सब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी 101%। देखिए चलिए, ABCD 1 2 3 4 and then 5 is also there. A goes with 1, B1, C2, D3. And next example, let me write down the next example. A, B, C, D. 1 2 3 4 5. A goes with 1, A goes with 2, B with 3, C with 4, D with 5.
अच्छा, मैंने आपसे पूछा क्या ये फंक्शन होगा, आप कहेंगे यस सर दिस इज अ फंक्शन। व्हाट अबाउट दिस वन, इज दिस अ फंक्शन और नॉट, आप कहेंगे सर दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ए का एक एलिमेंट बी के दो डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है जो कि यूनिक नहीं है। चलिए अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन सिखाता हूँ, जिस चीज के लिए फिर से मैंने ये एग्जाम्पल लिखा। ऑब्जर्वेशन देखिए, अच्छा जब ये फंक्शन हुआ तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाला साइन बना, और ये फंक्शन नहीं है इट मीन्स ये वाला साइन बना। देखिए इसका मतलब हुआ कि ए के दो एलिमेंट्स एक बी के एक एलिमेंट के साथ जा सकता है। अगर आपके क्वेश्चन में ये वाला सिंबल यूज हो रहा तो वो फंक्शन हो जाएगा। लेकिन वही whereas if this symbol is being used in your given question then this will not form a function। देखिए ए का एक एलिमेंट बी के दो अलग अलग एलिमेंट के साथ जा रहा है, क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये फंक्शन होगा, नहीं होगा। चलिए यहाँ तक नोट करें, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। डोमेन, रेंज और को डोमेन पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डोमेन, को डोमेन, रेंज। 11th क्लास में भी आप लोगों ने सीखा होगा डोमेन फाइंड करना, रेंज फाइंड करना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिए अब नया टॉपिक, दिस इज ए, दिस इज बी, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, ए गोज विद 1, बी विद 2, सी विद 3, डी तक रहने देते हैं यहाँ पे विद 4। अच्छा अब देखिए डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा और को डोमेन क्या होगा। देखिए जो सेट पहला होगा, जो पहला वाला सेट होगा वो ये हमेशा आपका डोमेन होगा। जो पहला सेट होगा ये आपका क्या होगा, हमेशा डोमेन होगा। और जो दूसरा सेट होगा ये आपका हमेशा को डोमेन होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो पहला सेट होगा ना, जो पहला सेट होगा वो हमेशा डोमेन होगा, और जो दूसरा सेट होगा वो हमेशा आपका को डोमेन होगा। तो अगर मैंने आपसे डोमेन के बारे में पूछ लिया, आप कहेंगे तो जो फर्स्ट सेट है वो डोमेन है। अगर मैं आपको लिखने की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, क्योंकि पहले सेट में ही तो एलिमेंट्स है। अब मैंने आपसे को डोमेन लिखने को कह दिया भैया, तो आप कहेंगे सर बी जो सेट है, जो दूसरा सेट है यानी बी, वो आपका को डोमेन होता है, यानी 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा डोमेन हम समझ गए, को डोमेन हम समझ गए। अब बात आती है रेंज की। देन व्हाट इज रेंज? इफ दिस इज डोमेन, दिस इज को डोमेन, देन व्हाट इज रेंज? दिस इज द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए रेंज क्या होगा। रेंज, अब देखेंगे आप मेरे प्यारे बच्चों की रेंज क्या होगा। देखिए जब आप रेंज फाइंड करेंगे, देखिए को डोमेन्स के वो एलिमेंट्स, को डोमेन के वो एलिमेंट जो ए के साथ एसोसिएटेड है वो रेंज होंगे। सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट को डोमेन के जो डोमेन ए के साथ एसोसिएट है वही रेंज होंगे, उसके अलावा कोई सा नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए को डोमेन के वो कौन से एलिमेंट्स है जो डोमेन के साथ एसोसिएटेड है। 1 है तो 1 रेंज हो जाएगा, 2 है 2 रेंज हो जाएगा, 3 है 3 रेंज हो जाएगा, 4 है 4 रेंज होगा। क्या 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 देखिए किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है, तो 5 आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ रेंज आपका ये होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स लिखता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट मी राइट डाउन वन मोर एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। This is A, B, C, D, 1 2 3 4 5 and 6. A with 1, B with 1, C with 2, D with 3। मैंने आपसे डोमेन पूछा, आप कहेंगे सर तो बहुत ही सिंपल है, सेट ए डोमेन होगा। मैंने आपको कहा कि जरा लिख के बता दीजिए, आप कहेंगे सर ये A, B, C और D हुआ। मैंने आपसे पूछा को डोमेन बताइए, को डोमेन आप कहेंगे सर ये भी बहुत सिंपल है, जो सेट बी होगा, जो सेट बी होगा वो हमारा को डोमेन होगा, जो सेट बी होगा वो हमारा को डोमेन होगा, यानी 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अच्छा अब इस केस में रेंज क्या होगा? फिर देखिए रेंज को डोमेन के वो एलिमेंट्स रेंज होंगे जो ए के डोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने आपसे पूछा क्या 1 है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है। मैंने आपसे पूछा क्या 2 है, आप कहेंगे सर ये भी है। मैंने आपसे पूछा क्या 3 है, आप कहेंगे ये भी है। तो ये रेंज हुआ और ये को डोमेन हुआ। अच्छा अब मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन जो दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, उस ऑब्जर्वेशन को समझिए, उस ऑब्जर्वेशन को समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। इन दो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको जो ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहा हूँ आप उसको समझिए। देखिए जो रेंज है, क्या वो इस क्वेश्चन में देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए क्या जो रेंज है हमारा, क्या जो रेंज है हमारा वो एक को डोमेन का पार्ट है कि नहीं है?
सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देखिए क्या जो रेंज है वो हमारा कोडोमेन का पार्ट है कि नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन का पार्ट है, इस वाले क्वेश्चन में भी रेंज कोडोमेन का पार्ट है, यानी कि रेंज हमेशा कोडोमेन का एक पार्ट होगा। यानी कि आप मुझे बताइए रेंज अगर कोडोमेन का पार्ट है, अगर इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कहे तो हम क्या कहेंगे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो देखिए ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये सबसेट का साइन होता है देखिएगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन। इतनी सी बात समझ पाए कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। बताइए रेंज डोमेन कोडोमेन के बारे में आप सही बच्चे समझ पाए। उम्मीद करता हूँ कि उसे समझ पाए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा, हालांकि मुझे लगता आ गया होगा, फिर भी अगर नहीं आएगा वीडियोस को बार बार देखिएगा। अब आप वीडियोस पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में कि हम इसे पढ़ते कैसे, रीड आउट कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम रीड आउट कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके एलिमेंट्स को हम रीड कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम पढ़ते कैसे हैं, किसे क्या पढ़ेंगे। चलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये ए, दिस इज बी, 1 2 3 4 5 A B C D E. A goes with 1, B with 2, C with 3, D with 4, 5 with E. अच्छा देखिए, तो इसे मैं सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, A और B ऐसे हमने इस रूल से ऐड किया, सपोज यानी F रूल से ऐड कर दिया, तो इसे हम लिखेंगे क्या, F of 1 is equal to A, F of 2 is equal to B, F of 3 is equal to C. F of 3 is equal to C. F of 1 is equal to A, F of 2 is equal to B, and F of 3 is equal to C. चलिए हमने इसे लिख दिया, बहुत ही सिंपल सी बात। अब बात ये आती है कि हम इसे पढ़ेंगे क्या। अगर मान लीजिए लिखा हुआ ना कर हमारे पास रिटन फॉर्म में आ जाए, क्योंकि मैंने कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में देखा है कि वो कई बार क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस बनाने के लिए वो इस फॉर्म में ना देकर इसी चीज़ को रिटन में दे देते हैं। तो हमें इसी चीज़ को रिटन में दो तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए, जिसके साथ F लगा होगा वो उसका F इमेज होगा, जो इज इक्वल टू में होगा वो हमेशा प्री इमेज होगा। मैंने क्या कहा, जिसके साथ F लगा हुआ होगा उसके लिए हम इमेज कहेंगे, जो इज इक्वल टू में होगा जब उसकी बात करेंगे हम उसको प्री इमेज कहेंगे। तो F के साथ 1 के साथ F लगा हुआ है तो बताइए क्या कहेंगे, इमेज कहेंगे ना। क्या इमेज कहेंगे, क्या लगा हुआ है F, अगर G लगा होता तो G कहते, तो इसे हम कहेंगे F इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू। इसे क्या कहेंगे, F इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू B। आप मुझे बताइए इसे क्या कहेंगे, F इमेज ऑफ 3 इज इक्वल टू C। इतनी सी बात समझ पाए सही बच्चे। इसे पढ़ेंगे हम F इमेज ऑफ A इज इक्वल टू 1, सॉरी F इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू A, क्योंकि इसका F लगा हुआ है। अगर G लगा होता तो हम पढ़ते G इमेज, है ना। F इमेज ऑफ 2 इज इक्वल टू B, F इमेज ऑफ 3 इज इक्वल टू C। अच्छा, अगर हमने यहाँ से यहाँ पे चले गए, यहाँ से यहाँ पे गए, तो हमने इमेज कहा, हमने क्या कहा, इमेज। तो अगर जब हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे, प्री इमेज। इसे हम क्या कहेंगे फिर, प्री इमेज। जैसे मैंने आपसे कहा जिसके साथ F लगा हुआ होगा वो इमेज होगा, और जो इज इक्वल टू में होगा वो प्री इमेज होगा। अगर 1 का F इमेज A है तो अगर मैं A को कहूँगा, A में इज इक्वल टू लगा हुआ है तो क्या कहूँगा इसे, प्री इमेज। क्या कहूँगा इसे, प्री इमेज। ये क्या होगा आपका, प्री इमेज। प्री इमेज ऑफ A इज इक्वल टू 1। इसे क्या कहूँगा, प्री इमेज ऑफ B, प्री इमेज ऑफ B इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसे क्या कहूँगा बताइए मुझे पहले बच्चों, प्री इमेज ऑफ C इज इक्वल टू 3। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। अगर F ऐसे कहूँगा तो F इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू A एंड प्री इमेज ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। प्री इमेज ऑफ A इज इक्वल टू 1। प्री इमेज ऑफ A इज इक्वल टू 1, क्योंकि इज इक्वल टू में था। जब इज इक्वल टू में होगा उसको हम प्री इमेज करके कहेंगे। इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसका आंसर कीजिएगा। ए बी सी, सॉरी ये तो हम कर चुके हैं। अब मैं रिटर्न में दूंगा, तो कई बार देखा गया कि क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में
जो ये रिटन फॉर्म होता है वो ज्यादातर गिवन रहता है, कई बार देखा गया है। सॉरी मैंने फिर से वही लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा एफ इमेज ऑफ सी इज 9। एफ इमेज किसका? सी का। कौन सा इमेज? एफ इमेज। तो क्या ये एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 9 लिखा जाएगा कि नहीं जाएगा? आप मुझे बताइए। एफ इमेज ऑफ 9 लिखा, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 9 लिखा जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे प्री इमेज ऑफ 9 इज सी, देखिए जिसके साथ प्री इमेज लगता है, आपको क्या बताया गया? जिसके साथ प्री इमेज लगता है वो हमेशा कैसे आता है? इज इक्वल टू में आता है। प्री इमेज किसके साथ लगा? प्री इमेज ऑफ किसका? 9 का। तो ये इज इक्वल टू में 9 लिखा गया, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 9। बताइए, बात समझ पाए सही बच्चे? एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सही बच्चों को रीड आउट करना आ गया होगा। अच्छा, अब हम फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन, देखिए फंक्शन को हमने तो वैसे पढ़ लिया, अब हम फंक्शन को पढ़ेंगे। व्हाट इज फंक्शन इन एक्चुअल, इन रियल लाइफ, हाउ फंक्शन वर्क्स इन रियल लाइफ। देखिए, तो हम देखेंगे फंक्शन वर्क्स एज अ मशीन। फंक्शन वर्क्स एज अ मशीन। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि फंक्शन एग्जाम्पल की तरह, मशीन की तरह वर्क कैसे करता है। फंक्शन जो है मशीन की तरह वर्क कैसे करेगा। सपोज ये एक फंक्शन है, सपोज दिस इज अ फंक्शन। यहां से देखिए, जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगी, वो हमारे क्वेश्चंस करने में काफी हेल्पफुल होंगी। देखिए, हम कुछ वैल्यूज देंगे, मशीन यही तो काम करता है, आप कुछ दोगे आपको वो रिटर्न में कुछ देगा। तो जो हम वैल्यूज देते हैं वो आपका होता है हमेशा डोमेन। ध्यान रखिएगा, जो आप वैल्यूज दोगे फंक्शन को वो हमेशा क्या होगा? डोमेन। और जो आपको मिलेगा रिजल्ट वो आपका क्या होगा? रेंज होगा। इतनी सी बात आप समझ पाए कि जो आप वैल्यूज दोगे फंक्शन को वो हमेशा क्या होगा? डोमेन। डोमेन दिया आपने, फंक्शन के पास गया, फंक्शन ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? रेंज में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो डोमेन अगर हमने दिया तो डोमेन को हम क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। हमें क्या मिला? रेंज। यानी रेंज क्या होगा? आपका आउटपुट वैल्यू। ये होगा आपका इनपुट वैल्यू और ये क्या होगा? आपका आउटपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू x, आउटपुट वैल्यू y। इतनी सी बात आप समझ पाए कि डोमेन क्या होगा? आपका इनपुट वैल्यू होगा, क्या होगा? x होगा। आप जैसे किसी फंक्शन को इनपुट वैल्यू देंगे, इनपुट वैल्यू में आप हमेशा फंक्शन को जो वैल्यू देंगे डोमेन में से देंगे, रेंज में से देंगे। जल्दी बताइए, इनपुट वैल्यू कौन सी है? डोमेन है कि रेंज है? आप कहेंगे सर आपने अभी तो बताया डोमेन है। तो जब कभी भी आपको डोमेन इनपुट वैल्यू देनी होगी, आप कहाँ से पुट करेंगे? उसे डोमेन में से देंगे। और जो आपको रेंज मिलेगा हमेशा कहाँ से मिलेगा? वाई में से मिलेगा। सपोज किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे होंगे, जो भी आप इनपुट वैल्यू देंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, तो ये चीज काफी यूज करूंगा कि मैं इनपुट वैल्यू कहाँ से दूंगा? एक्स की वैल्यू कहाँ से दूंगा? डोमेन में से। आप ध्यान रखिएगा, एक्स की वैल्यू हमेशा डोमेन में से देनी है आपको, इनपुट वैल्यू हमेशा डोमेन में से देनी है, और जो आपको आंसर मिलेगा, जो आपका आउटपुट वैल्यू होगा वो हमेशा आपका वाई होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सही बच्चे से समझ पाए। और हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी पढ़ाई, मेरा कॉन्सेप्ट सही लगे, आपको लगता हो कि मेरे साथ जुड़ के आपके बोर्ड के एग्जाम्स में 100 में से 100 आ सकते हैं, घर पर रहकर सुरक्षित तरीके से पढ़ाई करके 100 में से 100 ला सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा। उससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और कोई भी डाउट्स हो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके हर एक कॉमेंट्स का आंसर करूँगा। और एक चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहूँगा, कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर का सीरीज आपके लिए अपलोड करूंगा। जिस बच्चे को 100 में से 100 लाना हो वो अपना नाम लिख के यस लिखें, कमेंट बॉक्स में वो बच्चा अपना नाम लिख के यस लिख दे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस।